हेलो स्टूडेंट, ये हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 18 है और पूरी उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 17 तक आपने देखा होगा और हमारे वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से आपने पढ़ाई करी होगी और अपना नोट्स भी तैयार किए होगा, न्यूमेरिकल भी आप लगा रहे होंगे। लेक्चर नंबर 18 में हम आपको समझाएंगे परावर्तक दूरदर्शी के बारे में, जिसको खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। देखो, लेक्चर नंबर 17 में हमने आपको बताया था दर्शन कोण क्या होता है, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता क्या होती है और दूरदर्शी के बारे में बताया था, लेकिन वो हमारी खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी थी, उसमें हमने लेंस का उपयोग किया था। और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। सबसे पहले आपको समझें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब एक दूरदर्शी हमारे पास थी, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, जिसमें लेंसों का उपयोग किया गया, दो उत्तल लेंस लगे, काम हमारा कर रहा था, दूर की वस्तु को दिखा रहा था, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जवाब आपको दें। जानते हो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी ठीक है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पर भी बनाता है, हम चाहे तो शांत नेत्र की अवस्था में भी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि अनंत पर भी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जानते हो, स्पष्ट प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश किरणों को आके प्रतिबिंब बनाना चाहिए। आप पूछोगे क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको तो टेलीस्कोप पढ़ रहे हो, टेलीस्कोप में जनरली वस्तु हमारी बहुत दूर होती है। जैसे मान लो ग्रह नक्षत्र तारों का आप अध्ययन कर रहे हो, छत के ऊपर आपने टेलीस्कोप को रखा, न जाने कितने किलोमीटर की दूरी पर वो तारे हैं, ठीक, और उनसे प्रकाश किरणें आएगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। तो जब डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो अगर हमको स्पष्ट चमकीला प्रतिबिंब चाहिए तो अभिदृश्यक का, जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हो, द्वारक जिसको आप एपर्चर कहते हो, बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा एपर्चर होगा उतना चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन समस्या यह आती है कि बहुत बड़े द्वारक के लेंस को बना पाना, अब असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत आसान काम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम बड़े द्वारक के अवतल दर्पण को जरूर बना सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए एक दूरदर्शी बनाई गई और जिसको हम कहते हैं खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। आप सामने देखना, ये हमने दर्पण लिया। कौन सा दर्पण? आप खुद ही पहचान रहे हो, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। एक बार आपको फिर समझें, अभी हमने आपको बताया, अपने ध्यान में आप रखना कि बड़े द्वारक के लेंस को बना पाना बहुत आसान काम नहीं है, जबकि बड़े द्वारक के दर्पण को हम बना सकते हैं। और जितने बड़े द्वारक का दर्पण बनाएंगे प्रतिबिंब हमारा उतना चमकीला बनेगा। इसीलिए बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग करके एक दूरदर्शी बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। तो आप यहाँ पे देखना, ये हमने अवतल दर्पण लिया जिसका द्वारक बहुत बड़ा है। द्वारक का मतलब क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी, इसी को हम एपर्चर कहते हैं, इसी को द्वारक कहते हैं, ठीक। वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है, वस्तु का नाम क्या? ए बी। हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, मान के चलो। देखो, इसको आभासी वस्तु मानना, देखो इसको आभासी वस्तु मत मानना, रियल में इमेज है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एक डॉटेड करके यहाँ पे सिंबल दिखा दिया गया, ये हमारा ए बी वस्तु है, बहुत अत्यधिक दूरी पर है, ठीक। अब देखो, वस्तु से प्रकाश किरणें आई, तो एक प्रकाश किरण ये आई, एक प्रकाश किरण ये आई, सीधे आके दर्पण पर पड़ी, अवतल दर्पण पर पड़ी, ठीक। अब देखना, ये जो प्रकाश किरण यहाँ पे आई इस जगह पे, ठीक, तो आप जानते हो ये इस जगह पे ये क्या होगा? अविलंब, ये अविलंब हो गया, ठीक। तो अब ये आपतित किरण हो गई, तो आप जानते हो आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाएगा उसे आप क्या कहोगे? आपतन कोण कहोगे। और दर्पण में आप जानते हो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो अगर ये कोण हमने अल्फा मान लिया तो निश्चित रूप से ये भी कोण क्या होगा? अल्फा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, ये जो प्रकाश किरण यहाँ से आई, जितना कोण यहाँ पे आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण हमने यहाँ पे अल्फा मान लिया, यहाँ से परावर्तित होकर और सीधे इधर जा रही है। दूसरी किरण आप देख रहे हो, ये वाली, ये किरण भी आपका इसी किरण के समांतर है। और आप जानते हो वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं होती हैं, देखो यही मुख्य अक्ष है, ये वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं होती हैं, परंतु आपस में समांतर होती हैं, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, ठीक है, मान लो अगर आपका यहाँ पे आर है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, मान लो इस दर्पण का यहाँ पे फोकस है, ये आप देखो एफओ लिखा हुआ है, एफओ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, जो प्रकाश किरणें आई परावर्तित हुई और सारी की सारी किरणें यहाँ पे सेंट्रलाइज होंगी फोकस पे। आप यूं कह सकते हो फोकस बिंदु तो यहाँ पे है, यहाँ पे किसी तल की कल्पना कर लें, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस तल। तो आप जानते हो सारी किरणें जितनी भी, अगर कोई की और किरण आई ऐसे यहाँ पे, तो ये भी यहीं से होकर गुजरेगी, ऐसे इस प्रकार से जितनी भी किरणें आप जानते हो आएंगी, मतलब वे सभी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है परंतु आपस में समांतर हैं, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होंगी। फोकस तल कहाँ पे होता है? फोकस पे होता है। यहाँ पे एक तल की हम कल्पना कर लें, सारी किरणें यहीं पे सेंट्रलाइज होंगी। हमने क्या किया? सेंट्रलाइज होने नहीं दिया किरणों को। आप पूछोगे इसका मतलब क्या? हमने यहाँ पे एक
समतल दर्पण लगा दिया तिरछा। आपको फिर समझाएं, अगर ये समतल दर्पण ना लगाएं तो सारी किरणें यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे फोकस हो जाएंगी। हमने प्रकाश किरणों को यहाँ पे पहुंचने ही नहीं दिया, उसके पहले ही रास्ते में एक समतल दर्पण लगा दिया ऐसे, जो कि हॉरिजॉन्टल से लगभग 45 डिग्री, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल लगभग कितना 45 डिग्री, ठीक, जो कि हॉरिजॉन्टल से लगभग 45 डिग्री पे झुका हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, अब जो प्रकाश किरणें यहाँ पे जा रही थी, यहाँ प्रतिबिंब बनाती, प्रतिबिंब का नाम हमने यहाँ पे A डबल डैश B डबल डैश यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब वो प्रकाश किरणें इसी समतल दर्पण से परावर्तित हो जाएंगी और यहाँ पे वही नियम लगेगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप जानते हो समतल दर्पण है, जब हमने येलो कलर से लाइन खींचा, ये क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे, ठीक, जैसे ये किरण यहाँ पे आई, सीधे यहाँ आई ऐसे, और यहाँ से परावर्तित होकर इधर निकल गई, ये किरण यहाँ आई, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे निकल गई, दोनों परावर्तित किरणों ने यहाँ पे आपस में एक दूसरे को काटा और यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ठीक। इस प्रतिबिंब का नाम यहाँ पे हमने दिया A डैश B डैश। आप देख रहे हो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या, ना तो सीधा ना उल्टा, बल्कि प्रकार से क्या बेड़ा बना। ये जो A डैश B डैश बना, ठीक, एक हमने यहाँ पे लेंस नीचे लगाया। आप पूछोगे लेंस क्यों लगाए, भाई हम अपनी आंखों से देखेंगे तो यहाँ पे तो हमको लेंस चाहिए, ठीक, तो एक हमने लेंस यहाँ पे लगाया जिसको हम आईपीएस भी कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, ठीक। और जानते हो ये A डैश B डैश इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और ऐसा हमने सेट किया यहाँ पे कि जो हमारा ये A डैश B डैश है वो इस लेंस के, मतलब जिसको आप अभिनेत्र लेंस कहते हो, इसके फोकस पर बने। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FE। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो आप खुद यहाँ पे देखना, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे निकली, तो एक प्रकाश किरण आपका यहाँ पे देखो ऐसे निकली, प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, ऐसे आर पार गुजर गई, और दूसरी मुखज के समांतर आई जो इसके फोकस से गुजरी। आप जानते हो ये दोनों किरणें परस्पर यहाँ पे क्या समांतर है, इधर काटेंगे नहीं, उधर पीछे बढ़ाओगे काटेंगे नहीं, मतलब कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब अपना नेत्र यहाँ पे लगाओ, और जब नेत्र यहाँ पे लगाए तो आप जानते हो ये जो किरणें जा रही हैं ये परस्पर क्या समांतर हैं, मतलब अनंत पे जाके काटेंगी, मतलब कि आप जानते हो यह अवस्था क्या कहलाएगी, शांत नेत्र की अवस्था कहलाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। इस समय हमारी आंख बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होगी, मांसपेशियां नेत्र लेंस के चारों ओर की क्या बिल्कुल ढीली होंगी, ठीक। तो ये आपने देखा इसका मैकेनिज्म कि किस प्रकार से प्रकाश किरणें आपका यहाँ पे आती हैं और किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाती हैं। एक बार फाइनली आपको फिर समझाएं, ये वस्तु हो गई अत्यधिक दूरी पर है, दूरी पर क्यों है, क्योंकि दूरदर्शी पढ़ रहे हो, दूर की वस्तु को दिखाएगी। यहाँ से प्रकाश किरणें आई ऐसे और ऐसे, ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं है लेकिन आपस में समांतर हैं, दर्पण से यहाँ पे क्या परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर फोकस यहाँ पे है, तो इसी जगह एक तल की कल्पना करो, वो फोकस तल कहलाएगा। फोकस तल पर यहाँ पे केंद्रित हो रही थी, लेकिन हमने केंद्रित होने नहीं दिया। उन प्रकाश किरणों के जो परावर्तित प्रकाश किरणें थी उनके मार्ग में एक हमने दूसरा दर्पण लगाया जिसका नाम यहाँ पे M2 है, और ये दर्पण क्या है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, वही दर्पण जिसको देख के अपने घर से आप निकलते हो बाहर, ठीक। अच्छा, उस दर्पण को हमने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप देखना कि दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरणों को वहां नहीं जाने देगा, यहीं से परावर्तित कर देगा, और जब यहीं से परावर्तित कर दिया और यहाँ पे लाके दोनों ने आपस में काटा, आपस में एक दूसरे को, ठीक, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, इसका नाम क्या है, A डैश B डैश। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि अवतल दर्पण के लिए AB क्या है, वस्तु, और अवतल दर्पण के लिए आप देख रहे थे ये A डबल डैश B डबल डैश क्या था, प्रतिबिंब, और यहाँ पे क्या समतल दर्पण बीच रास्ते में पड़ गया, जिससे कि A डबल डैश B डबल डैश यहाँ पे क्या नहीं बन पाया, इसने इसको परावर्तित कर दिया और A डैश B डैश प्रतिबिंब बना। मतलब ये जो अवतल दर्पण है जिसका नाम हमने यहाँ पे M1 भी दे रखा है, इसके लिए AB क्या वस्तु और इसी के लिए A डबल डैश B डबल डैश क्या है, प्रतिबिंब। अच्छा, फिर आप आगे चलो और यहाँ पे आप देखना ये जो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के लिए A डबल डैश B डबल डैश क्या हुआ, वस्तु, और समतल दर्पण के लिए A डैश B डैश क्या हुआ, प्रतिबिंब। उसके बाद हमने यहाँ पे एक आईपीएस लगा दिया, अभिनेत्र लेंस, नेत्रिका, जो भी आप कहो, ठीक है। और ऐसा सेट किया कि जो A डैश B डैश है वो इस अभिनेत्र लेंस के कहाँ पे हो, फोकस पे हो। देखो हमने FE यहाँ पे लिखा हुआ है, FE क्यों लिखा आप जानते हो, अभिनेत्र लेंस के लिए फोकस बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, अभिनेत्र लेंस की नेत्रिका की फोकस दूरी कहलाएगी। अच्छा, और फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक। तो आप जानते हो प्रकाश किरणें निकली, एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, सीधे आर पार गुजर गई, एक समांतर आई, समांतर वाली फोकस से गुजरी, यहाँ पे ये दोनों किरणें परस्पर क्या समांतर हैं, ना इधर काटी ना उधर काटी, आप यूं कह सकते हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अब आप ये पढ़ने जा रहे हो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। आवर्धन क्षमता के लिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हो। पहले इसको थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, कुछ स्पेस मिल जाए हमको।
आप जानते हो आवर्धन क्षमता, इसको हम m से लिखते हैं, m दैट इज इक्वल टू अंतिम प्रतिबिंब अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब का नाम क्या है यहाँ पे, a डैश b डैश, ये a डैश b डैश द्वारा नेत्र पर बनाया गया ठीक दर्शन कोण बटे स्वयं वस्तु। अच्छा, वस्तु का नाम आप देखो AB, ठीक, स्वयं वस्तु AB द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। हम सिंबल मान लें, मान लो इसका सिंबल है बीटा और यहां पे वस्तु द्वारा, तो इसका सिंबल आप मान लो अल्फा। अब अगर किसी प्रकार हम बीटा और अल्फा का मान निकाल लें, यहां पे रख दें, तो इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला हमको मिल जाएगा। अब बीटा का मान कैसे निकालेंगे, किस जुगाड़ से, अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, आप ये पढ़ने जा रहे हो। और उसके पहले आपको समझाएं, कई बार हम बोल चुके हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। इसका मतलब समझते हो, थीटा का मान 0 नहीं है, थीटा का मान 0 के अग्रसर है, बस अब 0 की तब 0। देखो इसका मतलब क्या, जैसे मान लो कोई आदमी है, मान लो बीमार काफी था, कई दिनों से बीमार था, हॉस्पिटल में है, कोमा में है, कब खराब खबर आ जाए पता नहीं, बिल्कुल आप इंतजार कर रहे हो, उल्टी गिनती चल रही है। अब कोई फोन करके पूछे क्या हाल है, तो आप ना यही कह सकते हो कि बिल्कुल ठीक है, और नहीं कह सकते हो कि खराब है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे आप देखना, मतलब यही नहीं कह सकते हो कि जिंदा, कि यही नहीं कह सकते हो कि मुर्दा है, क्योंकि उल्टी गिनती चल रही है, अब मुर्दा हुआ कि तब मुर्दा हुआ। तो वही चीज यहाँ पर भी आप देख रहे हो। आप सुनो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि थीटा का मान 0 के अग्रसर है, लेकिन अभी 0 हुआ नहीं है। 0 हो जाता तो हम थीटा बराबर 0 लिखते, और ऐसी कंडीशन में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। और उसी के साथ साथ आप देखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर और आगे आपको चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर दें, तो आप यूं कह सकते हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे tan थीटा और बराबर क्या होगा थीटा। ठीक, अब आप देखना, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो थीटा बराबर tan थीटा भी लिखा जा सकता है, थीटा बराबर sin थीटा भी लिखा जा सकता है। फिर आप पूछोगे कब क्या लिखेंगे, तो आपको फिर समझाएं, अगर हमको लंब और आधार मालूम है तो थीटा बराबर tan थीटा लिख देंगे, अगर हमको लंब और कर्ण मालूम है तो थीटा बराबर sin थीटा लिख देंगे, सब सही है, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो, यहाँ पे हम अल्फा बीटा के मान को अत्यल्पतम मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा बीटा है वो टेंड्स टू 0 है, और उसी प्रकार जो हमारा अल्फा है और वो भी टेंड्स टू 0 है। लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 पे आप देखना, तो आप जानते हो बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan बीटा। जरा पहले डायग्राम पे आओ, आप देखो बीटा का तात्पर्य क्या होता है। आप सुनो, अंतिम प्रतिबिंब a डैश b डैश द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। आप देखो अंतिम प्रतिबिंब कौन है, यही तो है, a डैश b डैश, और नेत्र कहाँ पे, ये। तो अंतिम प्रतिबिंब ने हमारे नेत्र पर कितना कोण बनाया, वही तो आपका बीटा कहलाएगा। अब देखो, जब कभी भी टेलीस्कोप में हम देखते हैं तो अपनी एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं, अपने आंख को, नेत्र को हम इसी आईपीएस में, नेत्रिका में, अभिनेत्र लेंस में बिल्कुल सटा के देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बीच की गैपिंग होती है, ये गैपिंग एक प्रकार से उपेक्षणीय होती है। तो अपनी सुविधा के लिए ये जो हमारा अभिनेत्र लेंस है, ये ठीक है, इसी को अपना नेत्र समझ लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, a डैश b डैश यहाँ पे, ठीक, एक आप जानते हो यहाँ पे रेखा ये सीधे इस पे आई, और दूसरी रेखा यहाँ पे ये आई, ठीक, यहाँ पे दोनों मिले तो ये जो कोण बना, यही हमारा बीटा है। ठीक, और आप जानते हो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब के नाम पे कौन, a डैश b डैश, ठीक, और आधार के नाम पे कौन, ये हमारा। और अभी हमने आपको समझाया, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, इसका मतलब कि इसके लिए जो वस्तु है, मतलब a डैश b डैश कहाँ पे, इसके फोकस पर है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रथम फोकस दूरी किसकी, अभिनेत्र लेंस की, और इसको स्मॉल f से लिखा जाएगा। देखो, फोकस बिंदु को कैपिटल F सफिक्स में स्मॉल e इसके लिए, और फोकस दूरी को स्मॉल f और सफिक्स में स्मॉल e क्यों लगा रहे हैं, फॉर आईपीस। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 पर बीटा बराबर tan बीटा,
बराबर लंब बटे आधार। तो आप आगे देखो, लंब के नाम पे कौन, ए डैश बी डैश, आप देखो ये, और आधार के नाम पे कौन, माइनस एफ ई। आधार का मतलब क्या, यहां से लेके और यहां तक की दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस एफ ई। एक सवाल आप हमसे पूछ सकते हो, माइनस चिन्ह क्यों लगवा रहे हैं, तो आपको फिर समझाएं। आप जानते हो वस्तु कहां पे रखा है, प्रथम मुख फोकस पर, और प्रथम मुख फोकस लेंस के किधर होता है, बाईं तरफ होता है, उत्तल लेंस के, और बाईं तरफ की दूरी किसमें, माइनस सिंबल के साथ, इसलिए यहाँ पे क्या, माइनस एफ ई, ये हो गया। अब उसके बाद फिर आप आगे देखना, अब हमको अल्फा का मान चाहिए। अल्फा मतलब क्या, स्वयं वस्तु ए बी द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। पहले डायग्राम में आप देखना, डायग्राम में वस्तु ए बी कहां पे है, आप सुनो, देखो वस्तु ए बी ये है, नेत्र हमारा यहां पर है। तो ऐसी कंडीशन में जानते हो क्या करते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव मिरर है, इसी को हम अपना नेत्र मान लेते हैं। आप पूछोगे ये कौन सी बात हुई, कभी इसको मान लिए कभी उसको मान लिए। तो आप ध्यान रखना, डेरिवेशन के समय कुछ परिस्थिति जन्य समझौता भी किया जाता है। यहाँ पे क्या समझौता किया जा रहा है, उसका बेस क्या है, पहले आपको समझाएं। देखो वस्तु बहुत दूर है, एक पहाड़ पे खड़े होकर दूसरे पहाड़ को आप देख रहे हो, एक पहाड़ पे टेलीस्कोप है और दूसरे पहाड़ पे वस्तु जिसको आप देख रहे हो, डिस्टेंस कई किलोमीटर्स में है। या अपने घर की छत पे आप इसको रखे हो, किसी ग्रह नक्षत्र तारे को आप देख रहे हो, कई किलोमीटर वहां पे डिस्टेंस है। तो कहने का तात्पर्य इतना ज्यादा ये डिस्टेंस है, इतना ज्यादा है कि उसकी तुलना में ये डिस्टेंस एक प्रकार से क्या है, उपेक्षणीय है। तो ऐसी कंडीशन में सुविधा हेतु हम इसी को अपना नेत्र मान लेंगे, और जब इसको अपना नेत्र आप मान लोगे तो फिर आप आगे देखना, जब ये अल्फा और ये भी अल्फा है तो हमको कोण ही तो चाहिए, अल्फा का मान। आप एक काम करो, यहाँ पे देखना, ये जो सामने देख रहे हो यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश, ये ठीक, अगर ये कोण अल्फा है तो उसके सामने ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, लंब। तो लंब के नाम पे क्या हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश, और बटे आधार, तो आधार के नाम पे यहां से लेके और यहां तक की दूरी आप जानते हो कहां बना, इसके फोकस तल पे बना। इसका मतलब कि आप जानते हो ये बिंदु इसका क्या है, फोकस है, और यहां से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे, इसकी फोकस दूरी। तो हमने इसको क्या लिख दिया, प्लस एफ। ठीक, आप देखना अल्फा, ये अल्फा, कोण के सामने भुजा लंब, लंब का नाम ए डबल डैश बी डबल डैश, बटे आधार, आधार मतलब यहां से लेकर और यहां तक की दूरी। ठीक, तो इस दूरी को हमने यहाँ पे क्या किया, आप देखना, आप जानते हो ये बिंदु एक प्रकार से इसका क्या फोकस है, क्योंकि आप जानते हो फिर हमको कहना पड़ेगा, वे सभी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं होती हैं परंतु आपस में समांतर होती हैं, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर कहीं केंद्रित होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे क्या फोकस तल है, अगर फोकस तल है तो पक्का ये बिंदु क्या है, फोकस है ये। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, इस ऑब्जेक्टिव मिरर की फोकस दूरी। स्मॉल एफ से लिखेंगे, दाईं तरफ है प्लस के साथ लिखेंगे, ये आपका हो गया। अब आवर्धन क्षमता एम आपने देखा बराबर क्या होता है, बीटा अपन अल्फा। तो आप देखो एम दैट इज इक्वल टू बीटा अपन अल्फा, इक्वल लगाया, बीटा का मान ये निकला, ये तो बीटा का मान यहां पे रखा, ठीक, अपान किया, फिर अल्फा का मान ये निकला, अल्फा का मान यहां पे रखा। अब आप आगे देखना, डबल बटे के नाते प्लस एफ ओ ऊपर चला जाएगा, तो प्लस एफ ओ ऊपर चला गया, माइनस एफ ही नीचे आ गया। अच्छा यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान ए डबल डैश बी डबल डैश, ये लाइन आपकी निकल के आई है। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करें, आपको बताएं, ये जो मिरर है M2 समतल दर्पण, अभी हमने आपसे क्या कहा था कि इसको हमने हॉरिजॉन्टल से लगभग 45 डिग्री झुका के रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ये बिंदु उसका क्या कहलाएगा, अभिलंब, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। ठीक, तो जानते हो क्या होता है, ये जो ए डैश बी डैश है मतलब कौन, ये, ठीक, और ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये, ठीक, ये दोनों लंबाई में लगभग बराबर होंगे। तो आप देखो ए डैश बी डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश, और जब दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों एक प्रकार से क्या हुए, कैंसिल हो गए। ठीक, और जब कैंसिल हो गए, जब कैंसिल हो गए तो फिर आप देखो m बराबर क्या निकला, माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ये निकला आवर्धन क्षमता का फार्मूला। इस प्रकार से आपने देखा खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होगा, m दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। लेकिन ध्यान रहे तब होगा जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने, मतलब शांत नेत्र की अवस्था में बने। और आपको समझाएं, अक्सर जब हम किसी भी टेलीस्कोप के माध्यम से किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि प्रतिबिंब हमेशा शांत नेत्र की अवस्था में ही बने, क्योंकि उस समय हमारा नेत्र बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है, नेत्रलेंस के चारों तरफ की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होती हैं, कोई जोर, कोई तनाव, कोई दबाव हमारे नेत्र पर नहीं पड़ता है, और हम जितनी देर तक चाहें वस्तु को बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होकर और हम देख सकते हैं। ये जो मिरर है, यहाँ पे हमने गोली मिरर लिया है, लेकिन गोली मिरर अगर हम लेते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसमें गोली विपथन का दोष उत्पन्न हो जाता है।
आप हमसे पूछोगे गोली विपथन का दोष क्या होता है। जैसे कोई लेंस है ऐसे, ठीक, ये, और मान लो प्रकाश किरण है इधर से आई ये, और एक प्रकाश किरण ये आ रही है। हम आपको गोली विपथन का दोष समझाने जा रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। आप देखना, देखो ये जो किरण है ये वाली, ठीक, ये आप जानते हो दर्पण के एकदम किनारे पे है, तो इसको हम बोलते हैं सीमांत किरणें, मार्जिनल रेज। सीमांत किरणें क्यों? बिल्कुल सीमा का अंत, थोड़ा सा और ऊपर से आओ तो शायद इसके ऊपर पड़ेंगे भी नहीं दर्पण पर, ठीक। ये दर्पण है मेरा ऐसे, आप देखना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत किरणें। अच्छा, ये जो है ये वाली, इसको हम बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय क्यों? मुख्य अक्ष ये है ना, मुख्य अक्ष से लगभग सटके जा रही, तो इसको हम बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। और लेंस की विशेषता होती है, जानते हो, ये जो उपाक्षीय किरणें परावर्तित होकर और दूर कहीं सेंट्रलाइज होंगे यहाँ पे, और ये जो सीमांत किरणें ये नजदीक कहीं सेंट्रलाइज होंगी यहाँ पे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में फैल के बनेगा। आप जानते हो प्रतिबिंब की स्पष्टता कम हो जाएगी, कुछ धुंधला बनेगा, साफ नहीं दिखेगा, अस्पष्ट दिखेगा, जो कि प्रतिबिंब का एक दोष है। और ये दोष दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसकी गोली आकृति के कारण होता है। इसीलिए इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? गोली विपथन या स्फेरिकल एब्रेशन। देखो, जानते हो, अगर हम गोलाकार दर्पण लेंगे तो इस प्रकार से गोली विपथन का दोष उत्पन्न हो सकता है। तो वर्तमान में क्या करते हैं? गोली विपथन के दोष को दूर करने के लिए ये जो गोलाकार हमारा मिरर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ये पैराबोलिक शेप में, और पैराबोलिक शेप में यानी परवलयाकार दर्पण लेते हैं। जिससे क्या होता है कि सीमांत और उपाक्षीय जो भी हमने परिचय कराया था, ये दोनों प्रकार की किरणें एक ही बिंदु पर लगभग जाके केंद्रित होती हैं, जिससे कि गोली विपथन का दोष समाप्त हो जाता है, और साथ ही साथ वर्ण विपथन का दोष भी बहुत कम हो जाता है। एक टॉपिक हम आपको समझाने जा रहे हैं, कैसेग्रेन दूरबीन, जिसको आप कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कह सकते हो सकता है आपकी बुक में ना भी हो, लेकिन इतना पढ़ाई कर चुके हो कि आप इसको आसानी से समझ सकते हो, इसलिए हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप देखना, इसमें ये हमने एक दर्पण लिया बड़ा सा, जिसका द्वारक बहुत बड़ा है, ठीक, ये आप कह सकते हो ऐसे, ये दर्पण है। अच्छा, बीच में एक होल है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आप देखो ऐसे, ये इधर पॉलिश वाला पोर्शन है, इधर से वस्तुएं दिखाई पड़ेंगे, ठीक। तो जिस किसी सुदूर स्थित वस्तु को देखना हो, जिस किसी ग्रह को, नक्षत्र को, तारे को, या कुछ भी आपका दूर स्थित किसी पहाड़ पे, किसी पेड़ पौधे को, जिसको भी देखना हो, आप जानते हो इसका मुंह घुमा के आप इधर की तरफ करो। आप पूछोगे मुंह घुमा के मतलब क्या? आप जानते हो पॉलिश वाली सतह है तो चेहरा इधर से दिखेगा, ठीक। तो जिसको देखना हो आपका यहाँ पे, ठीक, उसकी तरफ इसको घुमा के करो। अब आप आगे देखना, यहां से प्रकाश किरणें निकली, ये गई, ये गई, प्रकाश किरणें सीधे कहां पड़ी? अवतल दर्पण पे पड़ी, ठीक। अवतल दर्पण ने उसको क्या किया? परावर्तित किया, ये परावर्तित किया, ये परावर्तित किया। अच्छा, यहां पे जानते हो हमने सेकेंडरी मिरर लगा रखा है, ये आपका प्राइमरी मिरर, मेन मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर जो भी कह लो, और ये सेकेंडरी मिरर है, ये भी मिरर है, ठीक। अब आप आगे देखना, जब प्रकाश किरणें इसके ऊपर पड़ी ऐसे, यहाँ पे आई, तो आप जानते हो पॉलिश वाली सतह इधर है, चमकदार सतह इधर है, तो इसने प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दिया। ये प्रकाश किरणें पड़ी तो इसने क्या किया? परावर्तित कर दिया, और दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पे जाके सेंट्रलाइज हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप नेत्रिका लगाओ, वही अभिनेत्र लेंस, एक छोटा सा उत्तल लेंस जिसका द्वारक बहुत छोटा हो, फोकस दूरी बहुत कम हो, ठीक, और इधर अपना नेत्र लगाओ ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और यहां से आप वस्तुओं को देख पाओगे, जो वस्तु काफी अत्यधिक दूरी पर है, अगर आप चाहो तो इसके माध्यम से देख सकते हो। इसी को हम बोलते हैं कैसेग्रेन दूरबीन बोलते हैं, या इसी को आप कैसेग्रेन दूरदर्शी भी कह सकते हो। अच्छा, अभी हमने डिस्कशन किया था इसके पहले, विपथन का नाम लिया था गोली विपथन। देखो, गोली विपथन का दोष जानते हो, लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसके गोली आकृति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपको समझाएं, ये ऐसे, ये, ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो जो किरण यहां पे आई, कहां? दर्पण के एकदम किनारे। लेंस में भी दोष पाया जाता है, लेंस के बिल्कुल किनारे अगर आई तो इसको हम जानते हो क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज, या इसको बोलते हैं सीमांत किरणें, सीमा का बिल्कुल अंत, मतलब एकदम बॉर्डर लाइन। अगर इसके ऊपर से अगर आवे तो शायद इस पर पड़ेगी भी नहीं और सीधे ही गुजर जाएगी। तो सीमांत किरणें लेंस है तो लेंस के निकट, अगर दर्पण हो दर्पण के निकट कहीं केंद्रित होती हैं। अच्छा, वहीं पे उपाक्षीय किरणें अगर आवे, आप पूछोगे उपाक्षीय कौन सी किरण होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो, उसके नजदीक हो, ठीक। तो ये किरणें जानते हो और दूर कहीं केंद्रित होंगी, ऐसे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक, ऐसे। तो हम चाहेंगे
कि प्रतिबिंब बिल्कुल आपका एक ही जगह बने, लेकिन आप जानते हो यहां से लेके और यहां तक ऐसे फैल के प्रतिबिंब बनता है, जो कि प्रतिबिंब का एक प्रकार से क्या दोष है। और ये दोष लेंस की गोली आकृति के कारण उत्पन्न होता है। इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, गोली विपथन। पहले कोर्स में था, हो सकता है अब आपके कोर्स में ना भी हो। जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम जानकारी केवल शॉर्ट में देके हम आगे निकल रहे हैं। एक दोष और होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ण विपथन, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक अबरेशन। आप पूछोगे ये क्या होता है। देखो, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें, आप जानते हो श्वेत प्रकाश दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, वेविग्योर या बैनी यहाँ पी नाला। तो मान लो कोई वस्तु है सफेद रंग से प्रकाशित है, किसी लेंस या दर्पण से हमने उसका प्रतिबिंब बनाया, तो अक्सर जो प्रतिबिंब बनता है उसमें जानते हो 7 रंगों की प्रकाश किरणें एक ही जगह फोकस नहीं हो पाती हैं, बल्कि बिखर के फोकस होती हैं। तो ऐसी दशा में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा श्वेत रंग का नहीं बनता है। प्रतिबिंब के किनारे कुछ ना कुछ आपका रंगीन वहां पे क्या रेखाएं या घेरे दिखाई पड़ते हैं, जो कि प्रतिबिंब का एक दोष है। और इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विपथन। पहले कोर्स में था, संभवतः अब आपके कोर्स में नहीं होगा। अगर होगा भी तो इतनी जानकारी पर्याप्त है। 2 प्रकार के दोष होते हैं प्रतिबिंब में, एक गोली विपथन और दूसरा वर्ण विपथन। गोली विपथन क्या होता है, गोली आकृति के कारण होता है। वर्ण विपथन क्या होता है, 7 रंगों की प्रकाश किरणें एक ही जगह फोकस नहीं हो पाती हैं, अलग अलग जगहों पे फोकस होती हैं, जिससे कि प्रतिबिंब में दोष उत्पन्न हो जाता है। और इसी दोष को आप क्या बोलते हो, वर्ण विपथन। इस प्रकार से आपने देखा खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी हमने आपको समझाया, फिर कैसेग्रेन दूरदर्शी भी आपको समझाया, जिसको दूरबीन भी कह सकते हो। अब हम आगे चलते हैं आपको समझाने के लिए माइक्रोस्कोप, जिसको आप क्या कहते हो, सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी भी 2 प्रकार की होती है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपके सिलेबस में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, हम वो शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। पहले इसकी संरचना आप समझना। अच्छा, उसके पहले आपको बताएं इससे हम करते क्या है। जैसा कि नाम है सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। देखने के नाम पे तो हैंडलेंस से भी आप देख सकते हो, लेकिन जितना गुना बड़ा करके हैंडलेंस बनाएगा प्रतिबिंब, उससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा करके प्रतिबिंब ये दिखाता है। तो जब कोई वस्तु है, मान लो 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके देखना है, तो हैंडलेंस का उपयोग कर लेंगे। 10 गुना 12 गुना 15 गुना करके देखना है, तो ऐसी कंडीशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसमें हम 2 लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे लगा होता है आप समझना। एक हमने ऐसे लाइन खींचा, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक। अब हम एक लेंस लेंगे, देखना ये लिया, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ओ। अब हम यहां पे एक वस्तु दिखाते हैं, ये मान लो वस्तु है, ये इसका नाम कुछ मान लो ए बी, ठीक। वस्तु से प्रकाश किरणें निकली, एक प्रकाश किरण ये निकली, ठीक, एक प्रकाश किरण ये निकली, देखना ऐसे, ठीक। तो जो प्रकाश किरण प्रकाशिक किरण से निकली बिल्कुल सीधी निकल गई, और जो मुख अक्ष के समांतर आई वो कहां, इसके फोकस से होकर गुजरेगी। आप यूं कह सकते हो, यहां से प्रकाश किरण निकली और यहां पे कहीं आपस में दोनों मिले और प्रतिबिंब यहां बनेगा। चलो, तो प्रतिबिंब बना के दिखाएं। ये प्रतिबिंब बना, ये इसका नाम ए बी, तो आप इसका नाम A1 और इसका नाम B1 अगर आप चाहो तो मान सकते हो। और ध्यान देना, ये जो बिंदु है इसका फोकस कहलाएगा FO। ओ क्यों लिखा, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ठीक। इसका फोकस बिंदु है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। आप यूं कह सकते हो, यहां इसके लिए वस्तु कौन है, AB, और इसके लिए प्रतिबिंब कौन है, A1 B1। वस्तु की दूरी U से, प्रतिबिंब की दूरी V से, फोकस दूरी स्मॉल f से। अब इसके बगल में एक दूसरा लेंस लगाएंगे, आपको बेहतर समझ में आ जाए, हम थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। आप देखना, एक दूसरा लेंस यहां पे लगाने जा रहे हैं ऐसे, ये, ठीक। इसको हम बोलेंगे आईपीस, नेत्रिका। इधर ही आंख लगा के हम देखेंगे। अब सुनो, इसके लिए प्रतिबिंब कौन है, A1 B1, और जो इसके लिए प्रतिबिंब है वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो आप जानते हो, एक किरण यहां से निकलेगी,
समांतर, ये ऐसे एक किरण यहां से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, ऐसे ये जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरी बिल्कुल सीधी गुजर गई, और जो यहां से गुजरी कहां, मुख्य अक्ष के समांतर, वो इसके फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप आगे देखना, देखना यहां से एक किरण गुजरी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, बिल्कुल सीधी गुजर गई, बिना विचलित हुए गुजर गई, और एक प्रकाश कण यहां से गुजरी, कहां, मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी वो आप जानते हो इस अभिनेत्र लेंस के, नेत्रिका के फोकस से होकर गुजरी, एफ ई। ये तो आपको क्या लगता है वहां पे जाके आगे कहीं काटेगी? कभी नहीं। आप पीछे बढ़ो, यहां पे काटती हुई प्रतीत हो रही है डॉटेड लाइन। तो ऐसी दशा में इसका प्रतिबिंब यहां बना, हम बना के दिखाते हैं आपको, ये ऐसे, ये ठीक, इसका नाम A2 B2। ये अब उसके बाद देखो, इसको हम किसी नली में इसको फिट कर देते हैं। आपको दिखाएं डायग्राम, आप सुनो। एक कोई नली लिया, इसमें नली में लगा दिया, यहां पे ऐसे एक नली में इसको फिट कर देंगे, ऐसे और ऐसे। ये नली अंदर वाली जो पतली नली है, हवा में तो टंगेगी नहीं, तो यहाँ पे नीचे कोई बेस दे देंगे, यहाँ पे ऐसे। बेस मतलब क्या, आधार, जिससे कि टिक जाए नली है, ऐसे। ये ठीक, और ऊपर यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा देंगे, ये ठीक, और एक नॉब टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। जानते हो इस व्यवस्था को हम कहते हैं रैकपिनियन अरेंजमेंट, या हिंदी में कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ये नॉब लगी है, नॉब घुमा घुमा के हम चाहे तो उसको उधर खिसका सकते हैं, या उल्टा नॉब घुमा के हम चाहे तो उसको इधर ला सकते हैं। यानी नॉब घुमा के आवश्यकता अनुसार अब दृश्यक लेंस कैपिटल हो और नेत्रिका कैपिटल ई के बीच की दूरी को बढ़ाई या घटाई जा सकती है, और बढ़ाने घटाने से प्रतिबिंब की स्थिति बदलेगी A2 B2 की। जिस प्रकार हमको देखना होगा उस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप आगे देखना, हमको इसकी आवर्धन क्षमता चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर। और आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और बटे स्वयं वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। और उसके पहले आपको दिखाएं, पहले देखो यहाँ पे नेत्र कहाँ है आपका। आप सुनो, अपना नेत्र यहाँ पे लगाओ, ऐसे, ये ठीक, ये ठीक। जब यहां से आप देखोगे तो फिर यहां पे प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा। आप जानते हो माइक्रोस्कोप ने क्या किया, वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब बनाया, चाहे वो प्रतिबिंब वस्तु यानी AB से और दूर ही क्यों ना बने, लेकिन इस बड़े प्रतिबिंब ने आपके नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाया, जिससे कि वस्तुएं आपको बड़ी दिखाई पड़ने लगेंगी। अब हमको इसका आवर्धन क्षमता चाहिए, जिसको कैपिटल M से लिखते हो। तो उसके लिए आप जानते हो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और बटे करके फिर स्वयं वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा हमको स्पेस चाहिए। हम डायग्राम को छोटा करके किनारे करते हैं, आप देखना, यहाँ है। अब आप इधर आओ, M दैट इज इक्वल टू अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब का नाम बताओ, A2 B2 द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, ठीक, और बटे स्वयं वस्तु। अच्छा, वस्तु का नाम क्या है, AB, छोटा सा ये AB द्वारा नेत्र पर
बनाया गया दर्शन कोण। ठीक, हम सिंबल कुछ मान लें, मान लो इसका सिंबल हमने मान लिया बीटा, ये, और इसका सिंबल हमने मान लिया अल्फा। ठीक, तो किसी प्रकार हम अल्फा बीटा का मान निकाल लें, यहां पे रख दें, आवर्धन क्षमता निकल आएगी। अब कैसे निकालें, थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा हम और छोटे में ला रहे हैं, आप देखना। अब हम पहले बीटा का मान निकालते हैं। देखो, हम यहां पे आपसे बात करें फॉर बीटा, और इधर हम बात करेंगे फॉर अल्फा। तो बीटा का मान निकालने के लिए आप देखो, अंतिम पद में कौन A2 B2 यही तो है। देखो, जब माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं तो जो हमारा नेत्र है वो कहाँ पे, इसी आईपीस पर ही होता है, मतलब बिल्कुल आईपीस को टच कर रहा होता है। तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, आईपीस को ही, यानी नेत्रिका को ही अपना नेत्र मान लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना A2 B2 यही तो है, तो A2 से किरण गई सीधे यहाँ पे, और B2 से किरण सीधे यहाँ पे गई, तो यही कोण तुम्हारा बीटा हुआ। और आप ये भी जानते हो, जैसे इस प्रकार से ऐसे, ये देखो, ये आपका A2, ये B2, और ये E, आप देखो यही कोण तो बीटा है। ठीक, अच्छा, बीच में आप देखना एक रेखा आपको और दिख रही होगी यहाँ पे, A1 और B1, ये वाली। ठीक, तो आप जानते हो बीटा बराबर, और बीटा क्या, तिलपतम मानों के लिए आप जानते हो बीटा बराबर क्या, tan बीटा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहें तो बीटा बराबर A2 B2 अपान E A2 लिख सकते हैं, या इसी को चाहें तो A1 B1 अपान E A1 भी लिख सकते हैं। लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 पे बीटा बराबर tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आप जानते हो हमने क्या लिखा, A1 B1 अपान, और आधार के नाम पे E A1, ये लो। ठीक, अब हम अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा क्या है, स्वयं वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। वस्तु हमारा ये AB, हम एक अलग डायग्राम बनाते हैं, आप देखना। हमने वस्तु यहां पे ले लिया ऐसे AB, A और B। ठीक, अब आप आगे देखना, यहां पे नेत्र हमारा है, ये लो, ये मान लो हमारा नेत्र है ऐसे। ठीक, तो आप जानते हो यहां से एक किरण गई सीधे नेत्र पे, ये, और एक किरण यहां से गई सीधे नेत्र पे। ठीक, बीच में जो कोण बना यही तो अल्फा कहलाएगा। अच्छा, अल्फा के अति अल्पतम मानों के लिए आप जानते हो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 पे अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर, आप जानते हो कोण के सामने भुजा क्या, लंब, लंब का नाम क्या, AB, और आधार आपका यहाँ पे ये। ठीक, अच्छा, और आगे सुनो, जानते हो यहां पे हमने कंडीशन लगाई है कि जब वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण का आकलन करोगे तो वस्तु को स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर होना चाहिए। आप हमसे कह सकते हो कि ये बात आपने उसमें तो नहीं कही थी दूरदर्शी में, तो दूरदर्शी में इसलिए नहीं कहा था कि दूरदर्शी में उसका नाम ही है दूरदर्शी, वस्तु हमारा बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर है तो 25 सेंटीमीटर की कंडीशन लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या सूक्ष्मदर्शी है, छोटी वस्तु है, तो छोटी वस्तु को ऐसे करके नहीं देखोगे, ऐसे करके देखोगे ना, नजदीक लाके देखोगे ना, तो इतना नजदीक मत ले आओ कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी हो जाए। इसलिए आपका यहाँ पे ये डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, जिसको आप किससे लिखते हो, कैपिटल D से, और जो कि क्या, स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी। तो फिर आप आगे चलो, कोण के सामने भुजा लंब, लंब का नाम क्या, AB, तो यहाँ पे हो गया AB, आधार, आधार की जगह पे D। इस प्रकार से आप देख रहे हो बीटा का मान निकल आया और अल्फा का मान निकल आया, और जब दोनों मान निकल आए तो हम यहाँ पे आवर्धन क्षमता के फार्मूले में रखेंगे, M की हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप आगे देखना फिर, M दैट इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। ठीक, और बीटा बराबर, आप देखो
A1 B1 अपान EA1, A1 B1 अपान EA1। ठीक। अच्छा अल्फा, अल्फा बराबर AB अपान D। ठीक। आप या तो डबल बटे के नाते D ऊपर चला जाएगा, EA1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे M दैट इज इक्वल टू A1 B1 अपान AB इंटू D अपान EA1। ये आपने देखा। अब हम सारी वैल्यूज को रखेंगे और चिन्ह सहित रखेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखना। A1 B1 अपान AB को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे तरीका हम बता रहे हैं। डायग्राम को ध्यान से देखना। A1 B1 आपको दिख रहा है ना, और AB भी आपको दिख रहा है। आप यहाँ पे ट्रायंगल OAB तथा OA1 B1, ठीक, ध्यान से देखना। पहले O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, AB O, और यहाँ पे क्या A1 B1, ये दोनों ट्रायंगल आपको समरूप दिख रहे होंगे। ध्यान देना, हमने समरूप कहा है, सर्वांगसम नहीं कहा है। सर्वांगसम को मतलब क्या, सर्वांग सम, मतलब क्या, भुजाएं भी बराबर कोण भी बराबर, तो सर्वांगसम कहा जाएगा। और समरूप में तो खाली डिजाइन बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, अगर दोनों समरूप हैं, हम लिख दें यहाँ पे दोनों समरूप हैं, मतलब डिजाइन सेम है, आकार बराबर नहीं है, समरूप हैं, अतः ठीक। आप जानते हो अगर समरूप दो त्रिभुज है तो लंब और आधार में जो अनुपात पहले त्रिभुज में होगा, लंब और आधार में वही अनुपात दूसरे त्रिभुज में भी होगा। तो पहला त्रिभुज देखो OAB, OAB, इसमें लंब कौन है, AB, ठीक। अच्छा आधार कौन है, OA, दैट इज इक्वल टू दूसरा त्रिभुज OA1 B1, इसमें लंब कौन है, A1 B1, और आधार कौन है, OA1, ये लो A1 B1 अपान OA1, ये हो गया। अब आप आगे देखना, AB मतलब क्या, वर्टिकल, OA मतलब हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पे A1 B1 मतलब क्या, वर्टिकल, OA1 मतलब हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल बराबर वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A1 B1 अपान AB, तो यहीं से मान निकालो, A1 B1 अपान AB दैट इज इक्वल टू OA1 अपान OA। तो फिर ऐसी कंडीशन में इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। आप यूं कह सकते हो A1 B1 अपान AB के इस मान को कैपिटल M के सूत्र में रखने पर, चलो रखो। आप जानते हो A1 B1 अपान AB के इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आप यूं कह सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A1 B1 अपान AB इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो आप देखो क्या आएगा, M दैट इज इक्वल टू A1 B1 अपान AB, ठीक। तो इसकी जगह पे हमने ये रखा, जो मान निकला OA1 अपान OA, OA1 अपान OA, फिर इंटू है तो हमने इंटू लिखा, फिर यहाँ पे D अपान EA1 तो हमने D अपान EA1 कर दिया। अब आप आगे देखना फिर, तो M दैट इज इक्वल टू OA1 अपान OA इंटू D अपान EA1, ठीक। अब जानते हो क्या करेंगे, चिन्ह सहित मानों को रखेंगे। आप यूं कह सकते हो चिन्ह सहित मानों को रखने पर चलो, तो आप देखना M दैट इज इक्वल टू OA1 मतलब अदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, V से। तो यहाँ पे जानते हो क्या करेंगे, स्मॉल v लिखेंगे। दूरी किससे नाप रहे हैं, अदृश्यक लेंस से, तो सफिक्स में O लिखेंगे। और आप जानते हो इसके लिए प्रतिबिंब किधर है, दाईं तरफ है, और दाईं तरफ की दूरी किस सिंबल में, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल भी लगाएंगे। अपान OA आप कह सकते हो अदृश्यक से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे, U से, और अदृश्यक से है तो सफिक्स में O, बाईं तरफ मापी जा रही है, माइनस लग गया। फिर यहाँ पे N2 का सिंबल ये लग गया। फिर आप यहाँ पे आओ,
डी, आप जानते हो डी किसकी, नेत्रिका से और वस्तु की दूरी। तो नेत्रिका से वस्तु की दूरी आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, डी लिखा तो लेकिन माइनस सिंबल के साथ। आप पूछोगे इसके पहले क्यों नहीं लगाया था, तो पहले हमने कहीं सिंबल का जिक्र नहीं किया, कहीं सिंबल नहीं लगाया, तो यहाँ भी नहीं लगाया। अब जब सब जगह लगा रहे हैं, यहाँ यहाँ सब सिंबल के साथ लिख रहे हैं, तो इसको भी सिंबल के साथ लिखेंगे। फिर आप आगे देखना अपान E A1, तो E A1 का मतलब समझे, ये नेत्रिका से और इसके लिए नेत्रिका के लिए जो वस्तु है कौन, A1 B1, इसकी दूरी। ठीक, तो आप जानते हो वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, कहां से नाप रहे हैं, नेत्रिका से नाप रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस और UE। फिर आप आगे देखना, माइनस से माइनस रिमूव हो गया, तो इस प्रकार से आपका निकलेगा M, दैट इज इक्वल टू माइनस VO अपान UO इंटू D अपान UE। ये एक फार्मूला निकला। आप देखना, ये सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, जानते हो, व्यापक फार्मूला है, जनरल इक्वेशन। ये एक फार्मूला निकला, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का एक जनरल फार्मूला है, व्यापक सूत्र है। आप पूछोगे व्यापक सूत्र क्यों, इसी फार्मूले की सहायता से आप आवर्धन क्षमता तब भी निकाल सकते हो जब अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 कहां बने, स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने, और इसी फार्मूले की सहायता से आवर्धन क्षमता तब भी निकाल सकते हो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत में बने, मतलब श्रांत नेत्र की अवस्था में। उन दोनों केसेस को भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर आप पढ़ोगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता तब क्या होगी जब अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी मतलब कैपिटल D पर बनता है। तो आप देखने जा रहे हो केस फर्स्ट में, जब अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 स्पर्श जिसकी न्यूनतम दूरी पर बने, कहां से, नेत्रिका से, तो आप यूं कह सकते हो फार आईपीस या नेत्रिका हेतु। वन अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान एफ। एक लेंस के लिए ही तो फार्मूला होता है। अब इसी को हम चेंज करेंगे किसके लिए, आईपीस के लिए। तो आप जानते हो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पर्श जिसके न्यूनतम दूरी बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे, जिसको डी से लिखा जाता है। तो आप जानते हो 1 अपान बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 अपान डी, और वो भी किसमें, माइनस सिंबल के साथ, क्योंकि आप जानते हो अंतिम प्रतिबिंब यही तो है, नेत्रिका यही तो है, और इसके किधर बन रहा है, बाईं तरफ, और बाईं तरफ की दूरी किस सिंबल में, माइनस सिंबल में, माइनस लिख दिया गया। फिर माइनस 1 अपान यू, तो यू क्या, वस्तु की दूरी। आप जानते हो नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, A1 B1 किधर है, बाईं तरफ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, UE, और वो भी आगे माइनस का सिंबल। क्यों, क्योंकि नेत्रिका के बाईं तरफ है वस्तु। भाई अब देखो नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, A1 B1, और नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कौन है, A2 B2। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, कैपिटल D दूरी बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे, आप सुनो यहाँ पे माइनस 1 अपान डी कर दिया गया। अच्छा, फिर बराबर यहाँ पे आ जाओ, अब 1 अपान एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह पे एफ ही, और वो भी कौन सा, प्लस सिंबल के साथ। क्यों, आप जानते हो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, आप इसको सॉल्व करो, तो आप जानते हो माइनस 1 अपान डी, माइनस माइनस प्लस 1 अपान यूई, दैट इज इक्वल टू 1 अपान एफ ही। ये हो गया। अब जानते हो हमको यूई का मान निकालना है, और यूई का मान निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे। चलो, तो 1 अपान यूई को हमने यहीं पे रोक लिया, और 1 अपान डी जो माइनस में लिखा है इसको हमने इधर भेज दिया, तो 1 अपान एफ ही और प्लस 1 अपान डी। अब यहाँ पे क्या हो गया, d इंटू एफ ही, ये एलसीएम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे एफ ही से एफ ही कैंसिल, डी बचा, तो ऊपर यहाँ पे क्या, डी हो गया, फिर प्लस हुआ। अब यहाँ पे डी से डी कैंसिल, एफ ही बचा, तो यहाँ पे एफ ही हो गया। तो ये किसका मान निकला, आप देखो UE दैट इज इक्वल टू यहाँ पे डी एफ ही अपॉन डी प्लस एफ ही, ये मान निकला। ठीक, अब यूई के इस मान को आप उस इक्वेशन में रखो, व्यापक सूत्र में। आप जानते हो यूई के इस मान को जब इसमें रखेंगे तो आप यूं कह सकते हो, फॉर जनरल फार्मूला आप सुनो, m दैट इज इक्वल टू माइनस VO अपान UO और इंटू डी अपान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूई। ठीक, और यूई की वैल्यू कितनी निकली, आप देखो, बराबर DFE अपान, और यहां पे क्या हो जाएगा, D प्लस एफ ई, ऐसे। ठीक, इसको आप यहां पे ऐसे ये कर दो। ठीक, तो फिर आप आगे देखना, M दैट इज इक्वल टू माइनस VO अपान UO। ठीक,
आप आगे चलो, डी ऊपर और डी यहाँ पर भी, तो अगर आप चाहो तो डी डी कैंसिल भी कर सकते हो, चाहे बाद में कैंसिल कर देना। चलो यहाँ पे डी और यहाँ पे डी प्लस एफ ई अपॉन डी इंटू एफ ई, डी से डी कैंसिल। अब आप आगे देखना, तो m दैट इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ठीक। और यहां पे फिर आपका हो जाएगा d प्लस एफ ई अपॉन एफ ई। उम्मीद है कि शायद आप हमारे साथ नोट्स तैयार कर रहे होगे। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, स्पेस बनाते हैं थोड़ा सा। इसी के बाद फिर आप आगे देखो, m दैट इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, और यहीं पे अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं d अपान एफ ई प्लस एफ ई अपान एफ ई, ऐसे एक बार इसके साथ बटे में, एक बार इसके साथ बटे में। और आप जानते हो एफ ई अपान एफ ई कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा m दैट इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, और यहाँ पे हो जाएगा d अपान एफ ई प्लस 1, ठीक। या चाहो तो 1 को पहले कर दो, उसको बाद में कर दो। तो m दैट इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये निकला आवर्धन क्षमता का फार्मूला। लेकिन कब? जब अंतिम प्रतिबिंब A2B2 स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक। और ज्यादा बेहतर होगा जितने भी m आपको दिखाई पड़े केस फर्स्ट में, सबके साथ सफिक्स में आप d लगा दो। डी 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 मीन्स 25 सेंटीमीटर। मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब A2B2 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, जिसको आप कैपिटल डी से लिखते हो, उस समय सूरदर्शी की माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता इतनी होगी। अच्छा, जानते हो सूरदर्शी की लंबाई अगर कोई पूछे कितनी होगी, तो सूरदर्शी की लंबाई के नाम पे क्या होता है, अब दृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी को हम सूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। तो आप देखो यहां से लेके और यहां तक की ये दूरी, तो इस दूरी को आप यहाँ पे क्या कहोगे, वीओ। वीओ क्यों कहोगे? इसके लिए प्रतिबिंब यही तो है A1 B1। अच्छा, ओ क्यों कहोगे? ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी यू ई कहलाएगी। तो आप जानते हो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, आप देखो ठीक, इस केस में, ठीक, तो आप जानते हो L सफिक्स में D दैट इज इक्वल टू VO प्लस UE, ये। और जहां पे UE का मान आप निकाल चुके हो पहले ही, आपका वही तो आपने मान यहाँ पे रखा था UE का, ये सामने, ठीक। इस प्रकार से आपने केस फर्स्ट देखा। आपको फिर समझाएं, ये सामने डायग्राम बना हुआ है। अंतिम प्रतिबिंब मतलब नेत्रिका से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, कैपिटल D है। इस समय आप यूं कह सकते हो ये नेत्रिका और ये अंतिम प्रतिबिंब, ये दूरी D है, और उस समय सूरदर्शी की आवर्धन क्षमता इतनी होगी और सूरदर्शी की लंबाई इतनी होगी। अब हम चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड में हम ये देखेंगे कि श्रांत नेत्र की अवस्था में, आप पूछोगे श्रांत नेत्र की अवस्था का मतलब क्या, कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने, उस समय हमारे नेत्रलेंस के चारों की मांसपेशियां बिल्कुल शांत ढीली सी होती हैं, कोई तनाव, कोई जोर, कोई दबाव नहीं होता है। उस समय इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, हमको ये देखना है। तो चलते हैं केस नंबर सेकंड। देखो इस केस में आप चाहते हो केस नंबर सेकंड में कि अंतिम प्रतिबिंब A2B2 कहां बने, अनंत पे बने। और आप अच्छी तरीके से जानते हो अनंत पे प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहां पे हो, फोकस पे। किसके? नेत्रिका के। आप जानते हो अंतिम प्रतिबिंब A2B2 यही तो है। हम नेत्रिका की बात करें, नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, A1 B1, और नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब कौन है, A2B2। और आप चाहते हो A2B2 यहाँ पे ना बने, स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर ना बने, बल्कि कहां बने, अनंत पे बने। तो ऐसी कंडीशन में नेत्रिका के लिए जो वस्तु A1 B1 है, इसको कहां पे होना चाहिए, नेत्रिका के फोकस पे होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यापक सूत्र है आपका, इसमें UE की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, FE का। तो आप यूं कह सकते हो इस केस में M दैट इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO, ये ठीक, इनटू D अपॉन, फिर यहां पे क्या लिखा है, UE। आप देखो है ना, तो UE की जगह पे क्या हो जाएगा, FE, ये।
तो फार्मूला क्या निकल के आया, m दैट इज इक्वल टू माइनस वीओ अपान यूओ, और यहाँ पे फिर हो जाएगा d अपान और एफ ई। ये इसको लिख के आप यहाँ पे पैक कर दो। ठीक। अच्छा, एक काम जरूर करना, सफिक्स में इस बार आप यहाँ पे इनफाइनाइट लगाओगे। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। अच्छा, इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो निकल आई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आप बताओ, तो आप जानते हो अच्छी तरीके से L दैट इज इक्वल टू अवदृश्यक से नेत्रिका के बीच की दूरी, तो अवदृश्यक से और A1 B1 की दूरी क्या हो जाएगी, VO, प्लस अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। इसका मतलब कि पक्का नेत्रिका के लिए जो वस्तु A1 B1 है कहाँ पे, नेत्रिका के फोकस पर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो FE। तो ये जो निकला ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकली। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पे। अच्छा, फिर अगर हम आपसे कहें कि इसका हमको किरण आरेख बना के दिखाओ, रे डायग्राम बना के दिखाओ, तो जरा हम खुद दिखाते हैं। देखो कैसे। देखो, अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि नेत्रिका के लिए जो वस्तु है कौन, A1 B1, ये कहाँ पे, नेत्रिका के फोकस पर हो। और अभी तक जो आपने पढ़ाई करी उसमें नेत्रिका के लिए जो फोकस है वो यहाँ पर था। आप यूं कह सकते हो नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, A1 B1, ये दूरी कितनी, UE, और नेत्रिका की फोकस दूरी इतना पूरा FE। और अभी तक आप देख रहे थे UE का जो मान था वो FE के मान से कम था, तभी तो प्रतिबिंब आपका आभासी बना और वस्तु के पीछे बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना, बड़ा बना, और बड़े प्रतिबिंब ने बड़ा दर्शन कोण बनाया, वस्तु आपको बड़ा दिखाई पड़ गया। अच्छा, इस बार आप चाहते हो प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पे बने, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। ये जो आपका रेक्टिलिनियर अरेंजमेंट है सामने, इसको आप नाप घुमाओ, और जब नाप घुमाओगे तो ये पीछे हटेगा, और घुमाओगे और पीछे हटेगा, और घुमाओगे और पीछे हटेगा, और जैसे जैसे पीछे हटता जाएगा ये जो FE है, ये FE आपका इधर खिसकेगा, और नाप घुमाए तो इधर खिसकेगा, और नाप घुमाओगे तो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, कहाँ, A1 पे। और जैसे A1 पे बैठा कौन, FE, यानी आप यूं कह सकते हो कि ये आपका इतना पीछे चला गया लेंस कि FE उठ के कहां पे आ गया, A1 पे आ गया। तो ऐसी दशा में आप जानते हो अब इसके लिए वस्तु की दूरी A1 B1 की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो गई, वो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना के और समझाने जा रहे हैं डायग्राम, आप देखना। ठीक है, इसको हमने हटाया लेंस, ये हटाया, ये हटा, अब आप देखना, पहले तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिखाएं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, अब अभी तक नेत्रिका यहां पे थी, अब नेत्रिका को और पीछे बनाएंगे। आप देखना, नेत्रिका को हमने पीछे कर लिया। आप यूं कह सकते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी UE बराबर FE, ये मतलब नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है, A1 B1, तो नेत्रिका के लिए वस्तु A1 B1 की दूरी UE का मान FE के मान के बराबर हो गया। तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। कैसे बनेगा आप देखना, नेत्रिका के लिए वस्तु कौन, A1 B1 तो है, तो एक प्रकाश किरण निकली, समांतर गई। आपको बेहतर समझ में आ जाए, हम कलर चेंज करके आपको दिखा दें, आप देखना। एक प्रकाश किरण यहां पे क्या समांतर आई,
सब कुछ एकदम अलग अलग दिखे, जानबूझ के हमने कलर को चेंज कर दिया ताकि आप बेहतर किरण को देख पाओ। ठीक, अच्छा एक किरण कहां से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र से। अब देखो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरी। ठीक, तो जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरी वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए और बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। मतलब आप जानते हो ऐसे, अगर आप पीछे बढ़ाओ तो यहां पे ऐसे, ऐसे। अच्छा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई वो कहां से गुजरेगी? इसके फोकस से गुजरेगी। तो इसके फोकस से गुजारा आपने, ये लो, ये। ठीक, अगर इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो ये भी ऐसे। ठीक, मतलब आप जानते हो ना उधर काटेगी ना इधर काटेगी, प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पे बना, इनफाइनाइट। यहीं पे अगर अपना आप नेत्र लगाओ ऐसे, ऐसे। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां दिखेगा? अनंत पे। और यही अवस्था क्या कहलाती है? श्रांत नेत्र की अवस्था। जब प्रतिबिंब कहां बने? अनंत पे बने। और तब बनेगा जब यूवी का मान एफई के मान के बराबर होगा। और साथ ही साथ आप देखना इस कंडीशन में माइक्रोस्कोप की लंबाई क्या होगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो कैसे? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? वीओ। ये, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब कौन है? A1 B1। और जो इसके लिए प्रतिबिंब है वो उसके लिए क्या वस्तु का काम कर रहा है। और ये दूरी कितनी? एफई। तो आप यूं कह सकते हो यहाँ पे माइक्रोस्कोप की लंबाई कितनी हो जाएगी? वीओ प्लस एफई। इस प्रकार से इस चैप्टर को आपने देखा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, हमारी मेहनत आपके लिए सार्थक है, कुछ भी काम आ सकती है, तो आप सिर्फ इतना करना, आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनके पास तक इस चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाना। मेरी पूरी कोशिश है कि फिजिक्स के लिए कहीं अन्यत्र आपको ना जाना पड़े, बेहतर क्वालिटी में हम आपको पूरी की पूरी फिजिक्स आपको उपलब्ध कराएंगे। रे ऑप्टिक्स अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें भी 2 लेक्चर आपको और मिलेंगे। लेक्चर नंबर 19 में इसी चैप्टर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे। और लेक्चर नंबर 20 में पूरे रे ऑप्टिक्स में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसको लाइव पढ़ाएं। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा इसी प्रकार का रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको चाहिए या लाइव पढ़ाना हम शुरू करें। आप कमेंट करके बताना, हम वेट करेंगे।